नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। आपका स्वागत है हमारी इस खास सीरीज में, जिसमें हम बात करने वाले हैं सीपत के एनटीपीसी बिजली घर से विस्थापित लोगों की परेशानियों पर। इस थर्मल पावर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली देश के कई हिस्सों में दूर दूर तक जाती है, लेकिन इस थर्मल पावर के लिए जिनकी ज़मीनें ली गई हैं उन 8 गांव के लोगों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है और कोई भी इन लोगों तक नहीं पहुंच पाता। सीजीवाल संपादक भास्कर मिश्र और हमारे सीपत संवाददाता रियाज अशरफी ने लोगों की इस समस्या से रूबरू होने के लिए कई गांवों का दौरा किया। बिजली घर से लगे रांक गांव के लोगों से बातचीत हुई तो साफ समझ में आया कि अब तक विस्थापितों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो सका है। बिजली घर के लिए अपनी जमीन देने वाले लोग साइकिल से बिलासपुर आकर रोजी रोटी कमाते हैं और इतने बड़े प्लांट में उन्हें कोई काम नहीं मिल पाता। गांव के लोगों का कहना है कि कम से कम लोगों को नौकरी देना पड़े, इसके लिए एनटीपीसी मैनेजमेंट नियम कायदे की आड़ लेकर साजिश रचती रही और अब तक लोगों को न्याय नहीं मिला है। इस सीरीज में हम एनटीपीसी से प्रभावित कई गांव के लोगों से हुई बातचीत पर आधारित रिपोर्ट एक एक कर आपको दिखाएंगे। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आए तो कृपया हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए, जिससे हमारी टीम का हौसला बना रहे। आइए देखते हैं हमारी यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं भास्कर मिश्र। सीजीवाल में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम बिलासपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर एनटीपीसी के प्रभावित गांव राक के चौपाल में बैठे हुए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये गुड़ी है जहां पर पूरा गांव बैठकर एक साथ गांव विकास से लेकर अन्य गतिविधियों को लेकर चर्चा करता है और यहां से जो चर्चा होती है, यहां पर जो चर्चा होती है वही निर्णय पूरे गांव पर लागू हो जाता है। आज मूल उद्देश्य हमारा राक में आने का है कि एनटीपीसी का सर्वाधिक प्रभावित क्या दुष्प्रभावित गांव राक को कहा जाता है। आए दिन समाचार पत्रों में राक को लेकर कई समाचार पढ़ने को और सुनने को मिलते हैं। बहुत जागरूक गांव है। यह गांव 3 तरफ से राखड़ डैम से घिरा हुआ है। गांव की आबादी करीब 5000 है। आज हमारे साथ गांव के वे लोग भी उपस्थित हैं जो एनटीपीसी के जमीन अधिग्रहण करने के बाद विस्थापित हो गए हैं। विस्थापित ऐसे हुए हैं कि उन्हें आज तक नौकरी नहीं मिली है। कोई भीख मांग रहा है तो कोई दर दर भटकने को मजबूर है। आइए हम गांव के सरपंच फिरन सूर्यवंशी से बात करते हैं। वो बताएंगे कि इस गांव की विभीषिका क्या है, एनटीपीसी का कितना दुष्प्रभाव ये गांव झेल रहा है। फिरन सूर्यवंशी जी, आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। कितने साल से आप पंचायत की राजनीति में हैं? 94 से। वर्तमान में क्या कर रहे हैं? अब वर्तमान में सरपंच हूँ मैं अभी गाँव को। आपको साथियों बताते चलें कि फिरन सूर्यवंशी AA में है। बहुत जागरूक गांव, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या बताई जा रही है कि भू विस्थापितों को अभी तक नौकरी नहीं मिली। इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह शुरू में एनटीपीसी है। आप मास्क निकाल सकते हैं थोड़ा, ऐसे ही अच्छा लगता है मेरे को। हाँ। शुरू में एनटीपीसी जो बोले थे ना जी, वो कुछ नहीं किया। अभी जैसे जिन लड़कों को अभी लेटर भेजे हैं एनटीपीसी नौकरी के लिए, तो इतना ज़्यादा छानबीन कर रहे हैं कि बहुत लड़के तो कागजात जमा नहीं कर पाएंगे। अच्छा। यहाँ से साइकिल चला के मोटरसाइकिल में 2-3 मिल के बिलासपुर जाते हैं रोजी कमाने के लिए। वहाँ से कमा के लाते हैं, उनका घर परिवार चलता है। बाद में एनटीपीसी जैसे उनको दे देते हैं 2 साल का ITI, तो उसके परिवार वाले कैसे करेंगे? भूखे मर जाएंगे। और जिन लड़कों को अभी लेटर मिला है उसमें से एक भी लड़का ITI पास नहीं कर पाएगा। नहीं, ये तो 20 साल पहले जब जमीन अधिग्रहण किए तो राक की जानकारी न हो तो क्षेत्र के प्रभावित कितने किसान हैं जिनकी जमीन को ली गई लेकिन नौकरी नहीं दिया गया? वो तो हजारों किसान हैं। 1 एकड़ से ऊपर वाले का ले रहे हैं अभी। हाँ। किसी का 98 डिसमिल गया है, किसी का 99 डिसमिल गया है। वो क्राइटेरिया में उनका नहीं आता। तो 1 एकड़ वालों को क्या नौकरी मिली? मिले हैं, बहुत लड़के को मिले हैं, बहुत बचे हैं अभी। आधा को मिला है गाँव का। तो अभी तक 20 साल में उनको नौकरी क्यों नहीं दी गई? बीच में एनटीपीसी वाले आरक्षण उसको उसमें बांट दिए थे।
पिछड़ा वर्ग, सामान्य, अजा और एसटी में, चारों कैटेगरी में। यह जब ज़मीन हमारे किसान का गया है, चाहे एसटी हो कि एससी हो कि सामान्य हो, उनको नौकरी लेने के प्रावधान है उनके अंदर। लेकिन बीच में उसको क्राइटेरिया में बांट दिए थे। वहाँ जाने से ये पता चलता था कि आदिवासी नहीं है हमारे यहाँ, तो भाई हम किसको दें नौकरी। उनके जिन क्राइटेरिया के जिन आदिवासी भाई है तो उनका ज़मीन नहीं निकला है, तो हम कहाँ से दें नौकरी। ये टाइप के एनटीपीसी बरगलाते हैं। यानी सैकड़ों किसान और सैकड़ों किसान परिवार दर दर भटकने को मजबूर है। हमको एक जानकारी मिली है कि आपके गांव की तरफ, उस समय गांव की तरफ से, उस समय आप उप सरपंच हुआ करते थे, सरकार से भी बातचीत किए, सीएम से बात की, किससे बात किए थे, वहां पर क्या निर्णय हुआ था? उस समय तो वो थे अपन ठाकुर साहब भी थे, डॉक्टर रमन सिंह जी, उनके पास गए थे हम लोग 4-5 लोग। वहाँ जाके बोले कि साहब एनटीपीसी की तरफ कलेक्टर साहब भी हैं, एसपी हैं। रमन सिंह जी तुरंत अपने पीए से तुरंत फ़ोन करवाए उनको कि किसानों की भाषा बोले कलेक्टर और एसपी। अच्छा। तब जाके पूरा हड़बड़ा उड़वा के और यहीं से नौकरी लगा है, जहाँ पर से पाइप को जोड़ के प्लांट को चालू करना था। प्लांट बन के तैयार हो गया था। अच्छा। और चालू करना था, वहीं पर हम हड़ताल में बैठे थे। लोकार्पण के दिन ही यानी आप शुरू से ना वो पाइप को जोड़े बगैर प्लांट चालू नहीं होता। तो जाके मजदूर उस टाइम में सब मदद किए, बसपा वाले मदद किए, बीजेपी वाले मदद किए, कांग्रेस वाले मदद किए, सब जाके एक सलाह हो के मदद किए, तब जाके एनटीपीसी मजबूर होकर नौकरी दी है। तो वहां से नौकरी मिलनी शुरू हुई। लेकिन मिली उन्हीं को जिनका 1 एकड़ से अधिक था। तो 1 एकड़ से अभी मुझे जानकारी है 692 में से कई लोग यानी करीब 200 लोग, 300 लोग अभी भी बेरोजगार हैं। तो इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, जिला प्रशासन की मंशा क्या है, या इसमें कौन विरोध कर रहा है, कहाँ पर अड़चन है? अब ये अड़चन कहाँ से हो रहा है प्रकार जी, मेरे को तो मालूम नहीं है। लेकिन गांव के 100 किसान भी बच्चे हैं जिसका 1 एकड़ का ज़मीन निकला है, 1 एकड़ से ऊपर। अच्छा। उनको अभी तक नौकरी नहीं मिला है। उन किसानों की स्थिति क्या है जिनकी जमीन चली गई है, जीविकोपार्जन के लिए क्या करते हैं? साइकिल धर के जाते हैं बिलासपुर, वहाँ रोजी मजदूरी करते हैं, शाम को घर आते हैं, परिवार को पालते हैं बस। यहाँ एनटीपीसी में ठेकेदार भी काम नहीं दे रहे हैं, बाहर के लोगों को काम दे रहे हैं। प्रभावित किसान का कोई रोल नहीं रह गया है। तो अभी आप बताएं कि बाहर से लोग आ रहे हैं, तो उनको किस आधार पर नौकरी रखा जा रहा है? क्या इनकी नौकरी पर उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है? नौकरी नहीं रखा रहा है, जैसे काम कर रहे हैं गांव के लोग, हर काम कर लेते हैं। हाँ। ठेकेदार लोग भी गांव के आदमी को नहीं रखते। जो ठेकेदार डैम में काम कर रहे हैं वो भी छांट के बाहर से लोग काम करवा रहे हैं। वजह क्या होगी? आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? विरोध हम किए थे, लेकिन विरोध करने में साले ऊपर से फिर हड़बड़ाहट होता है, काम से निकाल देते हैं। जो लड़का विरोध करते हैं उसको काम से निकलवा देते हैं ठेकेदार से। एनटीपीसी दोनों तरफ मारामारी है। मारामारी है। जमीन विस्थापितों को अभी तक एनटीपीसी ने नौकरी नहीं दिया है। इस मामले में विस्तार से जानकारी राग गांव के गणमान्य नागरिक कृष्ण कुमार राठौर जी बताएंगे। इन्हें गांव में ज़्यादातर सभी लोग मुन्ना भैया के नाम से परिचित हैं और समय समय पर वो किसानों की लड़ाई और भू विस्थापितों की लड़ाई शहर से लेकर, अपने गांव से लेकर राजधानी तक लड़ते आए हैं। कितने किसानों को अभी तक जमीन के एवज में नौकरी मिली है, इस बारे में कृष्ण कुमार राठौर जी बताएंगे। राठौर जी ये बताएंगे कि राग गांव सर्वाधिक प्रभावित है एनटीपीसी से। कितने किसान यहाँ पर भू स्थापित हैं? प्रॉपर मैं राग की बात कर रहा हूँ। पंचायत राग जो है एनटीपीसी सीपत की सबसे ज़्यादा प्रभावित किसानों की संख्या है और ज़मीन भी सबसे ज़्यादा यहाँ से लिया गया है 8 गाँव में। लेकिन जो हक किसानों को जी नौकरी के रूप में, मुआवजा के रूप में, अन्य गांव ग्रामीण विकास के रूप में जो मिलना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी गांव का हुआ है तो राग का हुआ है। मुन्ना दादा, हम ये जानना चाहते हैं, मेरे ख्याल से 2000 के आसपास जमीन अधिग्रहण किया गया है, एनटीपीसी का प्रोजेक्ट आया है, और उसके बाद जो जिन किसानों की जमीन को लिया गया, उसमें से आपकी जानकारी में क्या शर्त थी? कितने किसानों को नौकरी दी गई, क्यों नहीं दी गई, इस बारे में कुछ बताएंगे क्या? हाँ, ये जो है कुल एनटीपीसी सीपत में लगभग यहाँ से लेके कोरबा तक, वैसे प्रभावित 8 गांव है मुख्य जो है, लेकिन 8 गांव में लगभग 4000 किसानों की मोटी मोटा ज़मीन लिया गया है। 2008 में जब इसकी शुरुआत हुई स्ट्राइक की ग्राम पंचायत राग से, तो इसमें ऐसा कोई शर्त नहीं था कि 1 एकड़ से ऊपर वालों को नौकरी दिया जाए।
अच्छा। उसमें सिर्फ ये था कि जो क्वालिफाई रहेगा, जो एनटीपीसी की रिक्वायरमेंट के अनुसार योग्यता रखेगा, चाहे वो 1 एकड़ से कम रहे कि ज़्यादा रहे, उनको नौकरी दिया जाएगा। लेकिन एनटीपीसी ने एक ऐसा षड्यंत्र बुना ताकि किसान को कम से कम लोगों को नौकरी देना पड़े, और जिला प्रशासन के नाम से, राज्य सरकार के नाम से अथवा कानून कायदा का गलत परिभाषित करके उनने किसानों को वंचित किया। ऐसा क्यों किया होगा? कुछ तो उद्देश्य होगा उनका। हाँ, उनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमको कम से कम लोगों को नौकरी देना पड़े, और नौकरी दे भी तो 10-5 साल उसको घुमा के दें ताकि हमारे ऊपर कोई आर्थिक भार ना आए। वो 1 एकड़ का जमीन, क्या ऐसा कुछ अधिग्रहण के सामने कुछ शर्त रखी गई थी कि सिर्फ 1 एकड़ पर आके एनटीपीसी रुक गया है कि इससे नीचे हम जमीन वालों को हम देंगे ही नहीं नौकरी? नहीं, ये हुआ 2008 से। जी। पहली प्राथमिकता कि जिसका अधिक जमीन गया है, उससे क्रमशः नीचे की ओर फिर आते गया। जी। तो पहले तो कुछ जो बड़े किसान थे उनको दिया गया, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके एनटीपीसी नीचे की तरफ उतरना। लेकिन 2008 में इन्होंने ऐसा कुछ षड्यंत्र बुना कि 4000 प्रभावित किसान हैं, 692 को देने को सहमत थे, किसान भी सहमत हो गए थे, जो भी उस समय स्ट्राइक हुआ उसके अनुसार में। लेकिन इन्होंने 692 भी में एक बेईमानी का नियत रखा अपना कि इसमें भी हम कम से कम लोगों को कैसे लें। तो फिर 1 एकड़ का नियम बना दिया कि 1 एकड़ से ऊपर वाले को पहली प्राथमिकता। जबकि राज्य सरकार ने, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ जब 2000 से अलग हुआ है, ऐसा कोई विधेयक कानून नहीं बना है कि 1 एकड़ से नीचे वाला पात्रता नहीं रखता। ना ही मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट का है और न जिला प्रशासन का। ये सिर्फ जिला प्रशासन राज्य सरकार के आड़ में कभी आरक्षण की बात करता है, कभी 1 एकड़ से नीचे वाले को नहीं देना है, 1 एकड़ से ऊपर की बात है। जिला प्रशासन कमेटी में कौन कौन था ये बताया तो सही कि ये कानून कब बना 1 एकड़ से नीचे वालों को, हम जानना चाहते हैं। यानी किसानों को पता ही नहीं है कि 1 एकड़ की जमीन का भी कोई शर्त तय किया गया है। हाँ, किसी को पता नहीं। और मेरा ये कहना है कि राज्य सरकार या जिला प्रशासन कहीं एक प्यून की भी पोस्ट में, संविदा भी में निकालता है 10 पोस्ट, तो लाखों आवेदन जाता है और विधिवत उसी के अनुसार में प्रक्रिया करके 10 लोगों को लिया जाता है। क्या 4000 लोगों को इंटरव्यू नहीं कर सकता? क्या 4000 लोगों में से 692 पात्रता नहीं रखता? एक साथ उनको क्यों मौका नहीं दिया गया? सवाल एक और भी है मुन्ना दादा कि 692 नौकरी आप देते हैं, तो इसका अर्थ है 692 लोग क्वालिफाई है। हाँ। और 692 लोग किसान ही हैं। हाँ। तो फिर उनका कैसा इंटरव्यू, कैसा स्किल, कैसा अनस्किल, इसमें भी आपको कहीं ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? ये जानबूझ करके, अगर उनको ITI पास ही चाहिए था, 692 में जितने भी सीट, चाहे 200 रहे, 300 रहे कि 400 रहे या 692 रहे, टेक्निकल की बात है, तो क्या 4000 किसानों के बीच में वो कंपटीशन नहीं करा सकता कि भाई जो ITI कर लिए हैं 1 एकड़ से नीचे वाले या 1 एकड़ से ऊपर वाले, अगर वो पात्रता रखता है, हक है उनका। लेकिन इन्होंने देखा कि नहीं, हमको 1 एकड़ से ऊपर की एक आड़ में एक बहानाबाजी करके एनटीपीसी कि कम से कम लोगों को रोजगार देना पड़े, और कैसे इनको हम बेवकूफ़ बना करके घुमा करके आगे ले जाएं। आप सोचिए 2000 से प्रक्रिया चालू हुई है, आज 21 हो गया, 692 सीट नहीं भर पाया है। अब तो रिटायर्ड होने के कारण इससे इनकी नीयत को आप खुद ही बोल सकते हैं कि क्या है इनकी नीयत। मुझे एक जानकारी मिली है कि आप न केवल ग्राम पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर स्ट्राइक भी किए और मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री बघेल जी से जाके उनके निवास पर भी मिले, तो कुछ उसका परिणाम निकला? हाँ, उनका परिणाम निकलेगा, लेकिन इनको बस राज्य सरकार को थोड़ा किसानों की जो समस्या है, जो किसानों के साथ धोखाधड़ी एनटीपीसी ने किया है, ये पूरा सर्च करना पड़ेगा। फिर ये दूध की दूध और पानी की पानी, सारे पर्दा पूरे प्रदेश के सामने आ जाएगी कि एनटीपीसी सीपत ने किसानों के साथ कैसे धोखा किया है और आज भी धोखा देते जा रहा है। अब आप क्या करेंगे? अब ये विचार है हम लोगों का कि चूंकि अभी हमारी सबकी सौभाग्य की बात है कि किसान का पुत्र यहाँ का मुख्यमंत्री है, और एक बार सारे मुद्दे को लेकर के हमारा एक प्रतिनिधि मंडल ग्राम पंचायत स्तर से लेकर, हम चाहेंगे कि पूरे गांव के सरपंच शामिल हो, जो मुखिया हैं, जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो 2008 की स्ट्राइक में साथ दिए थे, उन सारे को लेकर के हम एक बार मुख्यमंत्री के सामने इस बात को रखना चाहते हैं। क्या आपने ऐसा कोई कानून बनाया है कि 1 एकड़ से नीचे वालों का कोई हक नहीं? हम तो यहाँ तक चाहते हैं, मोदी जी से भी इस चीज़ को पूछेंगे, क्या सेंटर में ऐसा कोई नियम बना है भारत में कि 1 एकड़ से नीचे का कोई पात्रता नहीं है? अगर ये बात साफ हो जाएगी, उस दिन एनटीपीसी की बेईमानी सबके सामने आ जाएगी। कुल मिला के यदि अधिग्रहण के समय 1 एकड़ की शर्तें नहीं थी, हाँ।
तो नहीं होनी चाहिए सर, नहीं होनी चाहिए। और उसको भी नौकरी मिलनी चाहिए जिसका 99 डिसमिल जमीन है। हाँ, देखिए अगर कोई 50 डिसमिल किसी का जमीन है जी, और सिर्फ 50 डिसमिल का ही भू स्वामी है, उसको आप क्या आंकेंगे? क्या 1 एकड़ से ऊपर कुल संपत्ति उसको 50 डिसमिल नहीं, वो तो जमींदार है, वो 50 जमींदार है। वो पूर्ण प्रभावित का पात्रता रखता है। उनको क्यों वंचित किया गया, हम जानना चाहते हैं। फिर या तो उसकी जमीन ही वापस कर दे भैया। हाँ, उनकी जमीन वापस कर दे भाई। वो योग्यता नहीं रखता है या आप उसको देना नहीं चाहते, उनकी जमीन दे दो। तो हमको नौकरी नहीं चाहिए और आपको जमीन नहीं देना है। बस यही है। तो ये एनटीपीसी ने, ये मेरे जहाँ तक, देखिए मैं 94 से लेके 2010 तक सरपंच था, जब इनका श्री गणेश नहीं हुआ था। अच्छा, IIT के प्रोफेसर मिस्टर रथ थे, वो सर्वे करने आए थे आर्थिक और सामाजिक। उनसे भी मेरी बात हुई थी। मैं शुरुआत में उस समय सरपंच बना था। उन्होंने भी इस चीज़ को जिक्र किया था कि भाई आर्थिक और सामाजिक हम लोग अभी जो कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों के हित में हम निर्णय लेंगे। अच्छा। लेकिन उन्होंने जो इनको प्रपोजल बना के दिया हो, आज तक जनता के सामने ये नहीं रखे एनटीपीसी। वो प्रपोजल रथ साहब का नहीं आया। हाँ, आज तक नहीं आया भी होगा, लेकिन जनता के सामने वो नहीं आया कि उन्होंने आर्थिक सामाजिक जो हमारा सर्वे किया था उससे क्या रिजल्ट निकला। क्या एनटीपीसी के आने से हमारे लोग आगे बढ़ेंगे, किसानी को छोड़ करके एक टेक्निकल रूप से सामने आएंगे, तो क्या वो अपना विकास कर पाएंगे? हाँ, उसमें क्लियर हो जाएगा हाँ, कि क्या शर्त थी, क्या उन्होंने कहा है, क्या उसको आपने लागू किया है कि नहीं किया है। हाँ, पहली चीज आपको यही चाहिए कि रथ का साहब का जो प्रपोजल है, हाँ, या जो उन्होंने जो सर्वे में रिजल्ट आया था जी, उसको तो रखे कि उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि आगे चल के ग्रामीणों के लिए क्या करना पड़ेगा ताकि उनका विकास जो है निरंतर आगे बढ़ता रहे। तो भाई देखिए जी, ये किसानों का विशुद्ध किसान है और हमारा एक उद्देश्य था एनटीपीसी को ज़मीन देने का कि भाई गांव के विकास के साथ साथ आर्थिक, जैसे उनका ये सोच था कि ये राष्ट्रीय लेवल का है, पूरे राष्ट्र के विकास है, निश्चित रूप से, है ना। हाँ। और हम ये चाहते हैं कि राष्ट्र विकास करे, वो हमारे अपने हैं, हम भी आगे बढ़ेंगे तभी राष्ट्र आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कानून मैंने एनटीपीसी का या राज्य सरकार या जिला प्रशासन का आज तक कभी सुनने या देखने को नहीं मिला कि किसानों को दबाया जाए और राष्ट्र का विकास किया जाए। यहाँ जो लालच, जो प्रलोभन या जो हक किसानों को मिलना था आज तक नहीं दिया, और न ही स्थानीय स्तर पर ऐसा कोई लड़ाई लड़ा गया तो इसमें जिला प्रशासन भी कुछ बेईमानी झलकती है क्या? हाँ, या उसको मिसगाइड किया जाता है। मैं ये नहीं कहूँ कि उनकी बेईमानी है, लेकिन जिला प्रशासन को एनटीपीसी हर वक्त शुरुआत से लेकर आज तक मिसगाइड करते आया है। किसानों की जो मंशा है उनके अनुकूल नहीं करके प्रतिकूल उनको रिपोर्ट देते हैं। अब क्या करेंगे? अब लड़ाई कैसे रहेगी? आप देखिए 4000 जो किसान हमारे थे, 692 को आज तक 21 साल में उन्होंने पूरा नहीं किया। 350 हुआ है बस, है ना, 350 या 400 के मोटी मोटा भी। जब भी जाओ उनको 12 महीना उनका प्रक्रिया चल रहा है। कभी बोलेगा जाति निवास ले आओ, ग्राम पंचायत से ले आओ, वो परिवार का वो बनवा के ले आओ। सबसे बड़ी चीज़ आपको और मैं बता दूं मिश्रा जी कि आज लगभग जो रेगुलर नौकरी कर रहे हैं उसके अलावा 3 से 4-5 हज़ार मजदूर तीनों शिफ्ट में काम कर रहे हैं। हमारा टोटल प्रभावित किसान की अगर लें यहाँ से लेके कोरबा तक तो लगभग 4000 है। यदि आप 600 को भी नौकरी 692 को देते हैं तो भी लगभग मोटी मोटा 32 या 3300 लोग बचते हैं। क्या उनके घर के एक बेरोजगार को संविदा में किसी ठेकेदार के अंदर, कंपनी के अंदर काम नहीं दिया जा सकता? रखा तो जा रहा है, नहीं रखा जा रहा है, लेकिन प्रभावित किसान के बीच से कुछ ही है। अच्छा। बाकी जो हमारी स्थानीय हैं, छत्तीसगढ़ के ही लोग हैं और कुछ बाहर के, लेकिन वो प्रभावित नहीं है, जिनका जो हक मिलना चाहिए। आज वो 150-200 रुपए में बिलासपुर में जाके मजदूरी कर रहा है और वहीं एनटीपीसी में काम करने वाले को यहाँ भी यानी बेईमानी हो रही है। संविदा में भी, संविदा भी में बेईमानी है। और जो संविदा के अंतर्गत मजदूर को लेना चाहिए तो 4000 परिवार से वो छांटे ना भाई, बताए आपके यहाँ क्या काम करने वाले, मालिक कहाँ, चलो भाई इसको रखो। कोई झाड़ू पोछा का करता है उसको रखो, यही तो काम वहाँ हो रहा है। और क्या हो रहा है? गार्डनिंग का, झाड़ू पोछा का काम। मान लो किसी इलेक्ट्रिशियन का जरूरत है, हमारे 50 व्यक्ति यहाँ ITI करे पड़े हैं, बेरोजगार पड़े हुए हैं, 150-200 रुपये में रिक्शा चला रहे हैं, बिलासपुर में जाके मजदूरी कर रहे हैं। भैया अंत में ये जानना चाहता हूँ आपसे, ये सारी समस्या 20 साल से यथावत है, अब जंग, अंतिम जंग लड़ने की तैयारी में है? हाँ, अब ये तो मैं नहीं कह सकूँगा, इतना मेरा औकात नहीं है, लेकिन एक बार इस मुद्दे को जरूर हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे। मुझे उम्मीद है, किसान का लड़का है, किसान के हर दर्द को समझ रहे हैं, तो एक बार वो एनटीपीसी के सारे मुद्दों को बैठ के हल करेंगे। ये आशा और उम्मीद है मुझे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, और यही आशा उम्मीद के साथ उससे हम मिलने भी जाएंगे ताकि किसानों को उसका हक मिले।
अब हम बात करेंगे गांव के कोटवार सुमरन दास मानिकपुरी। सुमरन दास मानिकपुरी की एक अजीब किस्सा है। जमीन एनटीपीसी प्रबंधन ने ले लिया, जिसे कोटवारी जमीन कहते हैं, फिर से इसको ले लो। अब हम बात करते हैं ग्राम कोटवार सुमरन दास मानिकपुरी। हर गांव में एक कोटवारी जमीन होती है और उस कोटवारी जमीन से ही कोटवार का जीविकोपार्जन चलता है। सुमरन दास मानिकपुरी का एक अलग दर्द है। पूरे का पूरा जमीन एनटीपीसी प्रबंधन ने ले लिया, लेकिन मुआवजा के नाम पर उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आइए बात करते हैं सुमरन दास मानिकपुरी जी से। क्या है, कितने एकड़ जमीन गई है आपकी एनटीपीसी में? 8 एकड़ 53 डिसमिल शासकीय जमीन और 1 एकड़ 95 डिसमिल मालगुजारी वाला। तो आपको कुछ मुआवजा मिला कि नहीं? जी नहीं, कुछ नहीं मिला। नौकरी नहीं। तो क्या स्थिति है अब आपकी? दयनीय स्थिति है आज के डेट में। प्रत्येक कोटवार के पास 10 एकड़ जमीन है, मेरे पास 0 है। और कोटवार भी है आप? कोटवार भी हूँ। तो कैसे जीविकोपार्जन चलता है आप? 4100 रुपये शासन देता है। हाँ। और प्लस अपना रोजी मजदूरी करते हैं घर के व्यक्ति लोग। कभी एनटीपीसी के पास गए, उनके अधिकारियों से मिले कि हमको भी नौकरी दिया जाए या मेरा मुआवजा दिया जाए जो आपका 1 एकड़ 10 डिसमिल जमीन गई है? जी हाँ, कलेक्टर साहब के पास मेरे पिताजी जो कोटवार थे वो आवेदन लगाए थे उस टाइम, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कितने गांव यहाँ एनटीपीसी से प्रभावित हैं? 7-8 गांव कुछ बता रहे थे। 8 गाँव। कौन कौन सा? आप कोटवार हैं, कुछ ज़्यादा जानकारी होगी आपको। जी जी, राख है और कौड़िया है, नवा गाँव है, सीपत है, कर्रा है और रलिया है और गतौरा है। तो अब आप क्या प्रयास कर रहे हैं अपनी ज़मीन का मुआवजा लेने के लिए और नौकरी के लिए? फिलहाल तो अभी जीने की स्थिति में नहीं हैं, जी रहे हैं एक लाश की तरह। लेकिन जिस टाइम में अगर आ जाएंगे लाइन में, उस टाइम में और सरकार के पास जाके और अपना गोहराएंगे। और प्लस अभी तो राज्य सरकार के पास अपना मांग चलेगा कि प्रत्येक कोटवार के पास 10 एकड़ ज़मीन है और मेरे पास 0 है, मुझे भी दिया जाए और मुआवजा भी दिया जाए। हाँ, मुआवजा प्लस नौकरी जैसा होगा हिसाब से अब लगाएंगे, कोर्ट में न्याय मांगेंगे। और देश का तो विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ की स्थिति, वास्तविक कोटवार की स्थिति देखेंगे तो 0 है और विनाश के कगार में उनके परिवार जो है और दर दर भटक रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं है, बस जी रहे हैं। तो यह थी किसानों की पीड़ा, राग गांव के भू विस्थापित किसानों की पीड़ा। एक शेर याद आता है, आज़ादी के बाद लिखा गया, जो आज भी प्रासंगिक है। कहाँ तय था चरागा हर घर के लिए, कहाँ चरागा मयसर नहीं किसी घर के लिए। आज ये शेर राक गांव में अक्षरशः सच साबित होती दिखाई दे रही है। किसान अपनी ज़मीन भी खो दिया, किसान अपना ज़मीर भी खो दिया और दर दर भटकने को मजबूर है। देखते हैं जिला प्रशासन, राज्य सरकार इन किसानों के लिए आने वाले समय में क्या कुछ उचित कदम उठाती है।